कोई कंफर्म करे, शाबाश। जी। अहमद। मोहम्मद अकबर बता दे भाई, कोई बता दे। जी सर, आ रही है। ओके, क्लोज करो जी। अच्छा जी, कल वाले लेक्चर में किसी का कोई मसला हो, कोई इशू हो? कल खैर ऑफ था, परसों जो लेक्चर हुआ है। चलें, गुड। अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के रिजल्ट क्या आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है क्लास में सामने हो तो फिर और बात होती है। लेकिन एक बात तय है कि जिन लोगों के पेपर पास हुए हैं और कुछ लोगों के पेपर नहीं हुए, तो जिनके नहीं हुए वो अपना एनालिसिस ज़रूर करें कि आखिर कमी क्या थी। एक ना बड़ा कॉमन सा प्रोसेस है, वो ये है कि हम लोग आखिर में पढ़ के ना, तो हम पेपर अच्छा कर लेते हैं बज़ाहिर। ये चीज मारती है एक्चुअली। सीए की पढ़ाई के अंदर कंसिस्टेंट स्टडी की जरूरत है, ना कि नियर टू द पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी की जरूरत है। अगर आप पेपर के करीब जाके एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे तो आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपने पेपर अच्छा कर लिया है, लेकिन वो एक्चुअली अच्छा नहीं हुआ होगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आपने कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड स्टडी नहीं की होती। कम से कम रिजल्ट आने के बाद पेपर तक तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। चलो रिजल्ट से पहले हम कहते हैं ठीक है यार, ये पेपर मैंने दिए हुए हैं, लेकिन अब जब रिजल्ट आ गया है तो आज से लेके टिल द डेट ऑफ एग्जाम कंसिस्टेंट पढ़ाई का मतलब है कि आंधी आए, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बिजली आए, बिजली जाए, मेहमान आए, मेहमान जाएं, आपने हर रोज प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है। प्रोडक्टिव पढ़ाई क्या होती है? कि आपको ये लगे कि आपने कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है। बड़ा अलमिया है कि हम लोग बुक रीडिंग या जो रिसर्च वाला काम है वो छोड़ चुके हैं, जबकि जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम हैं उनके अंदर रिसर्च के बगैर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। हमारे लेवल के ऊपर रिसर्च क्या हो सकती है कि हम थ्योरी का एक एक पेज पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें। बुक्स हम बन गई हैं, फॉर्चुनेटली, लकी हैं हम लोग, आप लोग। तो उन बुक्स को पढ़ना ही है। मसलन जैसे ये चैप्टर शुरू किया हुआ है, बड़ा बोरिंग सा लगता होगा, अच्छा यार ठीक है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन हर एग्जाम्पल के हर लाइन, हर पैरा को पढ़ना है। उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज है जो कि आपको दिया गया है। वो नॉलेज गेन करना है और फिर उसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो जिन बच्चों के पेपर कोई ये 40, 42, इवन 35 तक की रेंज में रह गए हैं, इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत कमी है पढ़ाई के अंदर। क्योंकि जो नालायक आदमी है वो तो 35 नंबर नहीं ले सकता, 40 नंबर नहीं ले सकता। ठीक है? तो वो जो थोड़ी बहुत कमी है उसको आज ही से बैठ के उससे दूर करें, और आज ही डिसाइड करें कि आगे का आपका लाहेमल क्या है। आप FR1 पढ़ रहे हैं तो आपने इसे लेके चलना है, ये छोड़ देना है, आज डिसाइड करें। डबल माइंडेड मत हो, खुद फैसला करें, मशवरों के ऊपर मत चलें। यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट, द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ। ठीक है? हम मशवरा के किससे करने लग जाते हैं? वो बंदा जो कभी खुद पास नहीं हुआ, वो क्या करेगा? वो आपको अपनी फेलियर ही शेयर करेगा ना। मशवरा करें उस बच्चे से जो फर्स्ट टर्म में पास हुआ हो, दूसरी टर्म में पास हुआ हो, जिसने एक टर्म में 3 पेपर पास किए हों, 4 किए हों, 2 किए हों। उनसे पूछें कि यार ये कैसे आपने तैयारी की, क्या करना चाहिए। ठीक है? लिहाजा जो बच्चे भी इस वक्त क्लास ले रहे हैं वो अपने आप को श्योर करें कि उन्होंने वाकई ये पेपर देना है। अगर कोई पेपर नहीं देना आपने
तो वो पेपर आज ही साइलेंट कर दें, क्योंकि उस सब्जेक्ट को आप जब हाफ हार्टेडली पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, अच्छा चलो यार क्लास में पढ़ लेते हैं, पेपर रहने देते हैं। नो, इस तरह करने से क्या होगा, आप हाफ हार्टेडली सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हाफ हार्टेडली की हुई चीज आपके लिए मुश्किल हो जाती है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, जब आपको फुल थ्रॉटल में आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप पता है यार ये मैंने पेपर देना है, तैयारी करनी है, तो फिर उससे जो तैयारी आपकी प्रेपरेशन होती है वो कहीं बेटर होती है उस सिचुएशन में जहां आप सिर्फ गुजारे के लिए क्लास पढ़ रहे थे। सो गुजारे के लिए क्लास नहीं पढ़नी है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 36 से हमने आगे चलना है। इसके अंदर ना जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट और फुलफिलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, ये दो कॉस्ट हमने शुरू में पढ़ी थी। कॉस्ट टू ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू फुलफिल ए कॉन्ट्रैक्ट। और वो कॉस्ट जो इंक्रीमेंटल होगी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एक्सपेंस है। देखें जरा, एन एंट्री अ प्रोवाइडर ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज win the competitive bid to provide consulting services to a new customer. The entity incurred the following costs to obtain the contract. ये कॉस्ट इनकर हुई है जी। एक्सटर्नल लीगल फी फॉर ड्यू डिलीजेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं मिला ये आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट थी। ट्रेवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल, ये भी आपको देनी पड़ेगी। मतलब होता क्या है कि अखबार में इश्तेहार आया, आपने उसके TORs लिए, उसके मुताबिक एक पूरा प्रपोजल बनता है। प्रपोजल उन्होंने कहा जी इन पर्सन जमा कराएं कराची में, आपने बंदे को यहाँ से फ्लाइट दी, वो कराची गया, जाके इसको प्रेजेंट करके आया, बिड खुली, वहां रहा, उसका खर्चा, तो वो कहता है जी वो 25,000 है उस बंदे के आने जाने का, वहां रहने का। कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉय 10,000, ये तब पे करेंगे अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ऊपर वाली दोनों कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले पे करनी पड़ेंगी। ये जो कमीशन टू सेल एम्प्लॉय है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो पे करनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट इनकर, जो हमने टोटल कॉस्ट इनकर की है वो कितनी है, 50,000। वो ये ऊपर वाली तीनों कॉस्ट का टोटल है, ख्याल रहे। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अलहदा है, ये इस तरह से है, ये इसका टोटल है। ठीक है, ओके। अब उसने ना, जैसा उसका तरीकाकार है, जब वो एक्सप्लेन कर रहा है हर एक्सरसाइज हर एग्जांपल को, तो हमें बताता है कि जी इसको एक्सप्लेन कर रहा है हर कॉस्ट को। इन अकॉर्डेंस विद पैरा 91 ऑफ IF15 द एंटी रिकॉग्नाइजेज एन एसेट फॉर ₹10,000, बस दैट्स ऑल। क्योंकि ऊपर वाली दोनों कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिले नहीं मिले वो तो होनी होनी। ठीक है, लेकिन 10,000 अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो फिर उसको, वो जो हमारा कोई सेल्स एम्प्लॉई है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट फाइंड आउट किया, उसको कमीशन देंगे। ठीक है, या कोई आउटसाइड द एंट्री भी बंदा हो सकता है जो ये काम लेके आया, उसको हम कमीशन देंगे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ obtaining the contract arising from the commission to sale implies because the entity expects to recover those costs through future fee for the consulting services. ये एसेट है, क्यों कि इसकी रिकवरी हो जानी है। वो कैसे, जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उसके रेवेन्यू में इसकी रिकवरी हो जानी, इसलिए ये एसेट है। द एंट्री आल्सो पेज discretionary annual bonuses to sales uh, supervisors based on annual sales targets, overall profitability of the entity and individual performance evaluation। कहता है जी हम उन्हें को टारगेट बेस्ड बोनसेस भी देते हैं एवेल्यूएशन करने के बाद। इन अकॉर्डेंस विद पैरा 91 the entity does not recognize an asset for the bonus pay to sales supervisor because the bonuses are not incremental to obtain a contract। कहता है जी आपने वो जो बोनस दिए हैं लोगों को, वो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वैसे उसने जिक्र कर दिया है। ठीक है,
तो वो भी मतलब किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है. The amount are discretionary and are based on the other factors, including the profitability of the entry and the individual performance. The bonuses are not directly attributable to identifiable contract. ठीक है, लिहाजा ये वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं होंगे. The entry observes that the external legal fee and the travel cost would have been incurred regardless of whether the contract was obtained. ये खर्च होगी चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले. Therefore, in accordance with para 91, those costs are recognized as expense when incurred, unless they are within the scope of another standard, in which case the relevant provisions that standard apply. ठीक है जी, कहता है जी इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ऐसी कॉस्ट जो कि इंक्रीमेंटल नहीं है वो हमारा एक्सपेंस है, उस वक्त एक्सपेंस बनाएंगे जब वो इनकर हो रही है. ता वक्त है कि उनके ऊपर कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई ना हो. अगर कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई होगा तो फिर उस स्टैंडर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है जी, आगे चलते हैं. ये देखें, कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब अगली बात शुरू हो गई. 38 केस ए, कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है. On 1st January 2009, an entity enters into a cancelable contract to transfer a product to a customer on 31st March. ठीक है, 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 31 मार्च को प्रोडक्ट डिलीवर करनी है. इस कॉन्ट्रैक्ट में हम इन्वॉल्व हुए हैं या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कस्टमर के साथ. The contract requires the customer to pay consideration of ₹1,000 in advance on 31st January. The customer pays the consideration on 1st March 2009. The entity transferred the product on 31st March 2009. ठीक है, रिक्वायर ये था कि वो 1 जनवरी को पेमेंट करेगा 1000 की, नहीं 31 जनवरी को. ठीक है, जबकि उन्होंने पेमेंट कर दी है. द कस्टमर पेज द कंसिडरेशन ऑन 1st मार्च. द कस्टमर टू पे कंसिडरेशन ऑफ एडवांस, एडवांस पे करना था. अब क्या होगा कि the entity transferred the product on 31st March. The following journal entries illustrate how the entity accounts for. सबसे पहले देखें, मेरे पास 1000 आया है. किस तारीख को आया है? 31st जनवरी को. The contract requires the customer to pay consideration for ₹1000 in advance on 31st जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था. ठीक है, द कस्टमर पेज द कंसिडरेशन ऑन 1st मार्च. कस्टमर ने 1st मार्च में वो कंसिडरेशन पे कर दी है. ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो पैसे एडवांस आए हैं, अभी आपने प्रोडक्ट वगैरह कुछ डिलीवर नहीं की, लिहाजा ये आपकी लायबिलिटी है. तो आप एंट्री क्या करेंगे? कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 1000 से. और फिर जिस दिन आप प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे उस दिन आपने क्या करना है? आपने इसे इनकम बना लेना. ये एंट्री कब होगी? ये 1 मार्च को होगी, जिस दिन 1000 आया. आगे चलेंगे. ये फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी टू रेवेन्यू. ये कब होगी? जब प्रॉमिस ऑब्लिगेशन डिलीवर हो जाएगी, और वो डेट क्या है? वो 31 मार्च है. तो 31 मार्च को फिर हम ये वाली एंट्री करेंगे. मैंने 31 जनवरी को कोई एंट्री नहीं की, हालांकि उस दिन 1000 ड्यू हो चुका हुआ था. इसलिए नहीं की कि प्रोडक्ट हमने अभी नहीं दी. प्रोडक्ट दी हुई और पैसे ड्यू हो जाएं तो वो बाद में हम उसी दिन उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक कर लेते हैं. ठीक है, और जिस दिन राइट टू रिसीव स्टेब्लिश हो उस दिन हम उसे रिसीवेबल बुक कर लेते हैं. देखिए जरा बी जो है वो इलस्ट्रेशन के अंदर, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है. ठीक है, उस दिन हम क्या करते हैं? उस दिन हम एक एंट्री बुक करते हैं. एक्चुअली यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है. इस वजह से 31 जनवरी जिस दिन 1st राइट टू रिसीव ड्यू हुआ है उस दिन हम कोई एंट्री नहीं करेंगे ए केस के अंदर. हालांकि आपको सिखाया यही है ना कि जिस दिन आपका राइट टू रिसीव ड्यू हो जाए उस दिन आपने एंट्री करनी है. क्या एंट्री करेंगे? अभी आपने कोई चीज उनको दी नहीं है तो आपने रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे और वो रिसीवेबल के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर लेंगे. ठीक है, लेकिन कब? जब ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो, कि वो आपने देने ही देने हैं पैसे. तो लिहाजा मैं अपना रिसीवेबल 31 जनवरी को बुक कर लूंगा.
लेकिन भाई कोई कैश तो है अपना, उसके अगेंस्ट कोई चीज तो हमने दी नहीं है, उधार बुक कर लें। तो ऐसी सूरत में क्या सिखाया पीछे आपको कि जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है वो बुक करनी है। एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। और जब पेमेंट आएगी कैश टू रिसीवेबल। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अपनी जगह पे खड़ी है, ये उस दिन नील होनी है जिस दिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर करेंगे। लिहाजा 31 मार्च को एंट्री क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ख्याल रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है या नॉन कैंसिलेबल है। कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंट्रीज और हैं, दो एंट्रीज हैं। नॉन कैंसिलेबल होगा तो जिस दिन पेमेंट ड्यू होगी उसकी भी एंट्री करनी है, लिहाजा एंट्रीज 3 हो जाती हैं। इफ द एंट्री इशूड द इनवॉइस बेस्ड ऑन 31 जनवरी 9 would not present the receivable and the contract liability on a gross basis in the statement of financial position because the entry does not yet have a right to consideration that is unconditional. कहते हैं if the entry issued the invoice before 31st January 2009, the due date of the consideration, the entry would not present the receivable and the contract liability on the gross amount in the statement of financial position. कहता मैं उसे रिसीवेबल और लायबिलिटी बुक नहीं करूंगा। ठीक है। वजह क्या है? इशूड द इनवॉइस बिफोर 31st जनवरी would not present a contract liability on a gross basis in statement of financial position because the entity does not yet have right to consideration that is unconditional। क्योंकि एंटिटी का भी राइट जो है टू रिसीव वो स्टैब्लिश नहीं हुआ। वो जब राइट टू रिसीव स्टैब्लिश होगा तब उस दिन मैं ये वाली एंट्री जो है रिसीवेबल की बुक करूंगा। आगे चलेंगे। आगे एक और एग्जांपल है जी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द एंट्रीज परफॉर्मेंस। ये जरा थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, जरा देख लीजिएगा। ऑन 1st January 2008 an entry enters into a contract to transfer product A and B to the customer in exchange for ₹1000। वो पीछे भी हम ए और बी प्रोडक्ट वाला पढ़ के आए हुए हैं ना, तो इससे मिलती जुलती एग्जांपल है। ठीक है। The contract required product A to be delivered first and states that payment for delivery of product A is conditional on the delivery of the of प्रोडक्ट बी। के प्रोडक्ट ए के पैसे तब मिलेंगे जब प्रोडक्ट बी भी डिलीवर हो जाएगी। यानी प्रोडक्ट ए डिलीवर हो भी गई तो उसके ऊपर मेरा कंडीशनल राइट है, अनकंडीशनल नहीं है। In other words, the consideration of ₹1000 is due only after the entity has transferred both products A and B to customer. Consequently, the entity does not have a right to consideration that is unconditional। ठीक है, अनकंडीशनल राइट नहीं है रिसीवल until both products A and B are transferred। मैं रिसीवल कब बुक करूंगा? जब ए और बी ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर वो राइट अनकंडीशनल हो जाएगा, वो मेरा रिसीवल हो जाएगा। The entity identifies the promises to transfer product A and B as performance obligation and allocates। ये क्या किया हमने? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन की, फिर उसकी एलोकेशन की, एलोकेशन उसने बताई। एंड एलोकेट्स 400 टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड 600 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू प्रोडक्ट बी। On the basis of their relative standalone selling prices, the entity recognizes revenue for each respective performance obligation when control of the product transfer to the customer। ठीक है। तो क्या करना है? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? कि जब हम हर प्रोडक्ट का कंट्रोल उनको ट्रांसफर कर देंगे। The entity satisfies performance obligation to transfer product A। जिस दिन उन्होंने प्रोडक्ट ए डिलीवर की, मैं रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए वो क्या कहता है कि जी जिस दिन मैं कंट्रोल ट्रांसफर कर दूंगा उस दिन प्रोडक्ट बी समझ लो कि डिलीवर, एक प्रोडक्ट ए डिलीवर हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रांसफर बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव स्टैंड लोन प्राइसेस। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो एलोकेशन हुई हुई है ए और बी की प्राइस की, उसके मुताबिक प्रोडक्ट ए जिस दिन मैं डिलीवर करूंगा तो रेवेन्यू मेरा, क्योंकि कंट्रोल उनको चला गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अब रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं हो सकता। याद है हमने पढ़ा था, क्योंकि राइट टू रिसीव जब तक कंडीशनल है उस वक्त तक हम रिसीवेबल बुक नहीं कर सकते।
लिहाजा तो फिर क्या करें, एक 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 अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये डेबिट कर दिया। अब जिस दिन मेरा राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हुआ वो किस दिन हुआ, जिस दिन मैंने प्रोडक्ट बी डिलीवर की, प्रोडक्ट ए का राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया। मैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट करूंगा, रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा, रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ठीक है, 400 से। और जो प्रोडक्ट बी है वो तो डिलीवरी उस दिन हो रही है, तो वो जो ही डिलीवर होगी उसका राइट टू रिसीव स्टैब्लिश होगा, रिसीवेबल टू रेवेन्यू, ठीक है जी, ये 600 से। अब कंपाउंड एंट्री क्या हुई, रिसीवेबल डेबिट 400 और ये 600, 1000 के साथ, ये 1000 के साथ। और कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कितने से, ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक किया हुआ है ये 400 से, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट ये देखें क्रेडिट कर दिया। और रेवेन्यू क्रेडिट 600 से, ये मैंने रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया। तो मेरी ये वाली एंट्री पूरी होगी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछ सकता है। आगे चलो जी। हाँ जी, नीचे एक और एग्जांपल है, उसको देखते हैं। An entry enters into a contract with the customer on 1st January 2009 to transfer product to the customer for rupees 150 per product. If the customer purchases more than 1 million products in a calendar year, the contract indicates that the price per unit is retrospectively reduced to 1। याद है हमने ये पीछे पढ़ के आए हैं ये वाली चीज, जब प्राइस रिट्रोस्पेक्टिवली एक खास ऑर्डर को टच करेगी क्वांटिटी, तो वो पिछली प्राइस भी जो है वो रिवाइज हो जाएगी, हमने वहां किया था। कंसिडरेशन इज ड्यू when control of the product transferred to the customer, therefore the entity has an unconditional right to consideration that is receivable for rupees 150 per product until the retrospective price reduction applies, that is after 1 million products, ठीक है। तो जब तक वो उस टारगेट को नहीं मैच करते, तो मैंने तो जो तयशुदा प्राइस है उसके मुताबिक ही अकाउंटिंग करनी है ना, और वो कितनी है, वो 150 है, ठीक है। इन डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, द एंट्री कंक्लूड्स दैट एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन दैट कस्टमर विल मीट द 1 मिलियन प्रोडक्ट्स थ्रेशोल्ड। आपको याद है कि हमने अपनी ट्रेड प्रैक्टिस के मुताबिक देखना है, अपनी जजमेंट यूज करनी है कि 1 मिलियन को मीट करेगा या नहीं करेगा, और ये एट द इंसेप्शन ही हमें ये पता चल गया कि वो ये वाला थ्रेशोल्ड मीट करेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर एस्टिमेट्स दैट द ट्रांजैक्शन प्राइस इज रुपीज 125 पर, और वो एस्टिमेट करता है कि शुरू से ही मैं ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो 125 होगी, यानी मेरा रेवेन्यू, मैंने पैसे उतने ही लेने हैं 150 के हिसाब से, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ये इसके फ्यूचर प्राइस के अंदर हम एडजस्ट करेंगे। Consequently, upon the first shipment to the customer for 100 unit product, the entity recognize the revenue। ये जी रेवेन्यू तो मैंने 100 यूनिट का ये बुक कर दिया एट द रेट ऑफ 125, ठीक है जी, ओके। उसके बाद मेरा रिसीवेबल कितना है जी, रिसीवेबल मैंने पैसे कस्टमर से उतने ही लेने हैं। और भाई एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के ले रहा हूँ, ये एक रिफंड लायबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आप इसको कह दें, कि ये मैंने उसे रिफंड करने हैं या फ्यूचर प्राइस में मैंने एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है जी। तो ये कंपाउंड एंट्री होगी, रिसीवेबल 15 से ही बुक हो गया, टू रेवेन्यू 12 125 से बुक हो गया, रिसीवेबल 150 से बुक हो गया, और जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो कि रिफंड लायबिलिटी है या एडजस्टेबल है वो 25 से बुक हो गया, ठीक है। रुपीज 150 पर प्रोडक्ट, ठीक है जी, ये उसने फिगर्स का आपको करके बताया हुआ है कि ये ए इस तरह कैलकुलेट हुआ है, बी ये इस तरह कैलकुलेट हुआ है। आगे चलो, the refund liabilities as per IFRS 15 represent a refund of rupees 25 per product, which is expected to be provided to the customer for the volume based rebate, that is the difference between the 150 price stated in contract that the entity has an unconditional right to receive and rupees 125 estimated transaction price, के जो आपका राइट टू रिसीव है वो 150 है अनकंडीशनल, लेकिन जो एस्टिमेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस है वो 125 है, उसका जो डिफरेंस है वो 25 है, ओके। अब ये बात तय हो गई कि जी वो फ्यूचर में किस तरह, पीछे जाएं जरा,
ये फ्यूचर प्राइस में किस तरह से ये एडजस्टमेंट होगी, ये देखें, ये 2500 आ रहा है ना मेरे पास, ठीक है। तो 1 मिलियन प्रोडक्ट तक मैं हर दफा ऐसे ही एंट्री करता रहूंगा। क्या होगा, इधर रिफंड लायबिलिटी जमा होती जाएगी 1 मिलियन प्रोडक्ट तक। जब 1 मिलियन प्रोडक्ट होंगी तो ये जो रिफंड लायबिलिटी है, ये यहाँ इसकी एक अमाउंट, ये एंट्री होते 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 इतनी अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। अब अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम जो 1 मिलियन के बाद वाली प्रोडक्ट है उसको हम करेंगे 125 पे ही रिकॉर्ड उसके रेवेन्यू को, लेकिन उससे जो हमारे पास कैश लेंगे वो 25 रुपए से कम कर लेंगे, क्योंकि ये उनके एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास आए हुए हैं, ठीक है। वो 125 तो वैसे ही प्राइस होगी उसकी 1 मिलियन के बाद, और ये जो 25 हैं ये मैंने उनसे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। एंट्री इसी पे होनी है, एंट्री होगी रेवेन्यू में कितने से बुक करूंगा, 1 मिलियन के बाद 125 से ही बुक करूंगा, जाहिर है उसके बाद तो चीज की कीमत ही वो होगी ना, ठीक है। ये तो इसलिए ये भी रेवेन्यू हमने इसीलिए बुक किया था, ये साल के शुरू में डिसाइड हो गया। अब जब 1 मिलियन प्रोडक्ट हो गए फिर तो बिल्कुल कोई गैस वर्क की भी जरूरत नहीं है, वो प्रोजेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो उसकी प्राइस जो है वो है ही 125, तो 125 बुक कर ली, ठीक है। अब 125 में से रिसीवल कितना है, मेरा रिसीवल होगा 100, ये मैंने उससे पैसे लेने हैं, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है, जो मैंने 25-25 रुपए ये उससे एडवांस लिए हुए हैं किस्म के, ये ठीक है, ये एडजस्ट होते जाएंगे और इस तरह ये एंट्री होगी। और फिर जब वो मुझे कैश देगा तो मैं एंट्री कर दूंगा कैश टू रिसीवेबल कितने से, इस 100 से। लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है वो नील होती जाएगी, रेवेन्यू 125 पे रिकॉर्ड होता जाएगा, पहले वालों का वैसे रेवेन्यू 125 है, और इस तरह ट्रांजेक्शन जो है वो सेटल हो जाएगी। ओके, ऑप्शन डेट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड द कस्टमर विद मटेरियल राइट डिस्काउंट वाचर, इसको छोड़ें दी अभी, ये अभी नहीं करनी, आखिर पे करेंगे, आगे चलो। ये भी छोड़ दो, लॉयल्टी प्रोग्राम जो विल एंड होल्ड, इस पे आ जाए। ये दो एग्जांपल मैंने आपको स्किप करवाई हैं, ये सबसे आखिर में अटेम्प्ट करनी है। An NT enters into contact with the customer on 1st January 2008 for the sale of a machine and spare parts. मशीन और स्पेयर पार्ट सेल करनी है उनको। द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम फॉर द मशीन एंड स्पेयर पार्ट इज 2 years। किसी कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया है एक मशीन और उसके कुछ पार्ट बनाने का, वो मशीन और उसके पार्ट 2 सालों में बनेंगे। कितनी देर में बनेंगे, इन 2 years टाइम। अपॉन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग the entry demonstrate that the machine and spare parts meet the agreed upon specification in the contract। कहता है जी हमने प्रोडक्ट बनाई, बना के उसको टेस्ट किया तो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक स्पेसिफिकेशन जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट। द promises to transfer the machine and spare parts are distinct and result in two performance obligation। जाहिर है पार्ट्स अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और वो जो क्या कहते हैं उसको मशीन अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। दैट ईच विल बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑन 31 December 2009, और ये एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो सेटिस्फाई होंगी, जो कि 2 years का टाइम जो है 1 जनवरी के बाद ये बन गया 31 दिसंबर 2009। On 31st December 2009, the customer pays for the machine and spare part, but only takes physical possession of the machine। ठीक है, बिल एंड होल्ड कि बिल मैंने पूरा कर दिया, उन्होंने मुझे जो प्रोडक्ट दी वो पूरी, इसलिए कस्टमर नहीं लिया, उसने कहा जी भाई पैसे मेरे पूरे ले लें, ये चीज स्पेयर पार्ट मेरे आप रख लें भी, ठीक है जी। फिजिकल पोजेशन ऑफ द मशीन, ऑल्दो द कस्टमर इंस्पेक्ट्स एंड एक्सेप्ट्स द स्पेयर पार्ट, उसने इंस्पेक्शन भी कर ली स्पेयर पार्ट की और उसे वो मंजूर भी है, कबूल भी कर ली, उसने एग्री कर गया। द कस्टमर रिक्वेस्ट दैट द स्पेयर पार्ट बी स्टोर्ड एट द एंट्रीज वेयर हाउस बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज proximity to the
कस्टमर फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री उनकी पास थी, उन्होंने कहा जी स्पेयर पार्ट मैंने देख ली है, ये बिल्कुल सही है, मैं पेमेंट भी आपको कर दी, लेकिन ये आप अपने पास फिलहाल रख लें, ठीक है। द कस्टमर रिक्वेस्ट दैट द स्पेयर पार्ट्स बी स्टोर्ड, ठीक है जी, ओके। द कस्टमर हैज लीगल टाइटल टू द स्पेयर पार्ट and the parts can be identified as belonging to the customer. Furthermore, the entity stores and spare part in a separate section of the warehouse, and the parts are ready for immediate shipment at the customer request. The entity expects to hold the spare part for 2 to 4 years, and the entity does not have the ability to use the spare part or direct them to another कस्टमर। यानी सीधी सी बात है, ये सब का मतलब यही है कि ये सिर्फ उसी के हैं, उसी के पर्पस के लिए यूज होने हैं, और एंटिटी का कोई उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, और अलहदा से रखे हुए आइडेंटिफाइबल हैं। आगे चलें। द एंटी आइडेंटिफाइज द प्रॉमिस टू प्रोवाइड कस्टोडियल सर्विसेज एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दरअसल 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक मशीनरी, एक स्पेयर पार्ट, और तीसरा कस्टोडियल सर्विसेज। हम एक मुहाफिज की सर्विस भी देंगे उसको, हम एक सिक्योरिटी के तौर पर भी उसे स्टोरेज फैसिलिटी भी उसे देंगे। तीसरी ये है जो कि नजर नहीं आ रही थी। द एंटी आइडेंटिफाइज द प्रॉमिस टू प्रोवाइड कस्टोडियल सर्विसेज एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। वो कहता है कि बिकॉज इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड to the customer and it is distinct from machine and spare part. Consequently, the entity accounts for 3 performance obligation in the contract. The promise is to provide the machine, spare part, जैसे मैंने बताया, and custodial services. Okay. The transaction price is allocated to 3 performance obligation and revenue is recognized when or as control transfer to the customer. तो कहता है जी जो मैं उससे पैसे लूंगा वो 3 किस्म की मैं उसे चीजें बेच रहा हूँ। एक मैं मशीन बेच रहा हूँ, एक मैं पार्ट्स बेच रहा हूँ, और एक मैं उसको स्टोरेज सर्विसेज दे रहा हूँ, सर्विसेज बेच रहा हूँ। कितनी देर के लिए? 2 साल के लिए। तो जब एक बंदा मेरे से कॉन्ट्रैक्ट ये करता है कि भी वो मुझे 2 चीजें खरीद रहा है, लेकिन साथ ये भी है कि जी मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए उसके स्पेयर पार्ट स्टोर करूंगा, इसका मतलब है कि मैंने उस कीमत के अंदर उन स्पेयर पार्ट की स्टोरेज का एलिमेंट भी डाल लिया हुआ है। Control of the machine transferred to the customer on 31st December 2009 when customer takes physical possession, ठीक है जी, एंट्री कर देंगे। The entity assess the indicators in para 3815 to determine the point in time at which control of the spare part transferred to the customer, noting that the entity has received payment, the customer has legal title। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पेयर पार्ट का कंट्रोल भी ट्रांसफर हो गया, भले वो उनके पास पड़े हुए हैं, वो सिर्फ सेफ कस्टडी के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने पेमेंट भी कर दी, सब कुछ हो गया। नोटिंग दैट द एंटिटीज हैज रिसीव्ड पेमेंट, the customer has legal title to spare part and the customer has inspect and accept the spare parts. In addition, in addition, the entity concludes that all of the criteria in para B81 recognition का जो था met, which is necessary to the entity to recognize revenue in a bill and hold arrangement. The entity recognizes revenue for the spare part on 31st December. प्रूफ ये करना था कि भाई जिस दिन मशीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उसी दिन स्पेयर पार्ट का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब रहेगी तीसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो क्या है? 2 साल की कस्टोडियल सर्विसेज। तो उसको वो कहता है कि जी ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब वो जो मैंने पैसे लिए हैं कीमत के अंदर शामिल करके उनकी मैं एलोकेशन जब करूंगा तो उसमें से कुछ प्राइस जो है वो निकलेगी कस्टोडियल सर्विसेज के अगेंस्ट। तो वो जो रेवेन्यू का पार्ट है वो मैं टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हर महीने रिकॉग्नाइज करता जाऊंगा। ये देखें, द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड कस्टोडियल सर्विसेज सेटिस्फाइड ओवर टाइम as services are provided. The entity considers whether the payment terms include a straight a significant financing component in accordance with paragraph। हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो नहीं है, ठीक है जी, कि जी मैंने एडवांस पेमेंट दे दी है और फ्यूचर में मैंने अभी कस्टोडियल सर्विसेज लेनी है, तो वो सिर्फ उस हद तक जैसे हम पीछे करके आए हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये सिंपल एलोकेशन होती है। आगे चले।
मेरा ख्याल है क्वेश्चन ख़त्म हो गए हमारे, जो स्वाय वो दो के जो मैंने आपको बताए हैं आखिर में। ठीक है जी। तो आपका होमवर्क ये है, एक तो ये आज जितना मैंने पढ़ाया उसको पढ़ के आना है, और ये पीछे से जहाँ से हमने शुरू की, सिर्फ अब मेरी 2 इलस्ट्रेशन रह गई जो कल मैं क्लोज करूंगा। आगे चलो ना, उन इलस्ट्रेशन पे रुको जरा। ये वाली ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स द कस्टमर विद मटेरियल राइट, डिस्काउंट वोचर्स वगैरह की अकाउंटिंग है। और इसी तरह लॉयल्टी प्रोग्राम्स के अंदर ये जो आपके पॉइंट बनते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऊपर, ठीक है जी, ऑर्बिट पॉइंट्स अल्फला वाला देता है, ये उनकी अकाउंटिंग है। ये इसके ऊपर हमारी कल बात होनी है। बाकी सारा आज आपने घर जाके पढ़ना है। जो रिजल्ट के हवाले से, रिजल्ट रात गई बात गई। समझदार बच्चा वो है जो इससे कुछ सीखे जो हुआ है, और आज से वो एक नए जज्बे नए वलवले के साथ काम करना शुरू कर दे। एक क्वेश्चन आपने और अटेम्प्ट करना है जी। आगे चलो, पीछे हमको क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं ना है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं अब। हैं परवेज लिमिटेड, एग्जाम्पल नंबर 8। ये क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड क्या, डिस्कस हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको इम्प्लीमेंट करके, ये वो इसके ऊपर ना वो सारी चीज जो है ना वो अप्लाई करता है। सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो एलेबोरेट किया, और वो आखिर में फिर जाके वो बताता है। ठीक है जी। ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री जो हैं, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कार्स। ठीक है, ये जो कार्स वाला कि कब वो कार्स को रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा और कब वो उसकी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये आगे अलहदा क्वेश्चन है, इसको फिर हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आपने वो एक क्वेश्चन करके आना, और जो मैंने आज चीजें पढ़ाई उनको देख के आना। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है जी। अल्लाह मियाँ आपको हमें अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में